अगर बात हम इंट्रोडक्टरी की करें, ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी शब्द को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंट्रोडक्टरी आखिर किस शब्द से बना हुआ है। तो कड़ी अब जोड़ने की शुरुआत करते हैं। चूंकि इंट्रोडक्टरी बाबू, इंट्रोडक्टरी इंट्रोड्यूस शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? इंट्रोड्यूस शब्द से बना हुआ है। और इंट्रोड्यूस शब्द अपने आप में वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक है। और इंट्रोड्यूस का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है शुरू करना, ठीक है, या प्रारंभ करना या आरंभ करना, ठीक है। अब चूंकि इंट्रोडक्टरी इंट्रोड्यूस शब्द से ही बना हुआ है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम इंट्रोडक्टरी का मीनिंग क्या दे सकते हैं? शुरुआती या प्रारंभिक। बात क्लियर है? मतलब इन दोनों चीजों को देखने से हमें यह पता चल गया कि इंट्रोडक्टरी का काम कहां पे होता है बाबू? शुरू में होता है, प्रारंभ में होता है। किसके शुरू में और किसके प्रारंभ में? ठीक है, बात है ना। तो ये शुरू और आरंभ की मैं बात करूं तो कहां पे? सेंटेंस में। मतलब ये सेंटेंस के शुरू में आएंगे और सेंटेंस को प्रारंभ करेंगे। क्लियर है? तो जब ये सेंटेंस को स्टार्टिंग करेंगे, है ना, शुरू करेंगे, उस कंडीशन में हमें ये बात पता है कि अगर कोई भी शब्द सेंटेंस को शुरू करने का काम करता है और आरंभ करने का काम करता है, उस कंडीशन में हम उस शब्द को सेंटेंस का क्या बोलते हैं बाबू? सब्जेक्ट बोलते हैं। उस कंडीशन में उस शब्द को क्या बोलते हैं? सेंटेंस का सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहां से हमें यह पता चल रहा है कि इंट्रोडक्टरी के अंदर हम जिन चीजों को पढ़ने वाले हैं वो सेंटेंस को शुरू करेंगे या वो सेंटेंस के शुरू में आएंगे, प्रारंभ में आएंगे, सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करने वाले हैं, ठीक है। बट कोई शब्द, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो सेंटेंस को शुरू करते हैं, तो वो सारे शब्द तो इंट्रोडक्टरी के होंगे नहीं। क्लियर है? तो जैसे मान लो कि अगर सेंटेंस की शुरुआत ही से हो गया है, सी से हो गया है, इट से हो गया, दे से हो गया, ठीक है, ऐसा कोई नाम हो गया, आई से हो गया, यू से हो गया, तो अब ऐसा थोड़ा है कि हम सबको इंट्रोडक्टरी कहेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो यहां तो ये पता चल रहा है ना कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में शुरू करने का काम करेगा और जो शब्द शुरू में आता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो अब ऐसा है क्या कि हम इन सारे को हम इंट्रोडक्टरी कहेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब इंट्रोडक्टरी होने का क्या शर्त है, जरा हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। एक बात है कि जब भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को शुरू करेगा अर्थात सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, तो सबसे खास बात मैं बता देता हूं कि वो उस सेंटेंस में क्या होगा भाई? मीनिंगलेस होगा। बहुत बड़ी बात है। मतलब कि वैसे शब्द जो सेंटेंस को शुरू करेंगे बट अपना मीनिंग नहीं दे रहे होंगे। क्लियर है? वैसे शब्द जो सेंटेंस को शुरू करें, है ना, एज ए सब्जेक्ट, लेकिन अपना मीनिंग नहीं दे रहे हो। बहुत बड़ी मैं बात बता रहा हूं, मीनिंग नहीं दे रहे हो, अपना अर्थ नहीं दे रहे हो, उस कंडीशन में हम उस शब्द को इंट्रोडक्टरी कहेंगे। उस कंडीशन में ही हम उस शब्द को क्या कहेंगे? इंट्रोडक्टरी कहेंगे, ठीक है। एक बात और आती है कि सर तो फिर ये बताओ कि वो शब्द हैं कौन कौन से, है ना, वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस को शुरू करेंगे और अपना मीनिंग भी नहीं देंगे? कुछ तो होगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि पूरे अंग्रेजी लिटरेचर में, पूरे अंग्रेजी साहित्य में दो ही ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस को शुरू करते हैं और अपना अर्थ नहीं देते। सभी जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे वो अपना मीनिंग नहीं देते और उस कंडीशन में ही उसे हम इंट्रोडक्टरी कहते हैं, ठीक है। एक बात और आती है कि सर तो फिर ये बताओ कि वो शब्द हैं कौन कौन से, है ना, वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस को शुरू करेंगे और अपना मीनिंग भी नहीं देंगे? कुछ तो होगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि पूरे अंग्रेजी लिटरेचर में, पूरे अंग्रेजी साहित्य में दो ही ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस को शुरू करते हैं और अपना अर्थ नहीं देते। सभी जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे वो अपना मीनिंग नहीं देते और उस कंडीशन में ही उसे हम इंट्रोडक्टरी
कहते हैं। ठीक है, तो उन दोनों शब्दों के बारे में हम जान लेते हैं। तो बाबू पहला शब्द है इधर आ गया और दूसरा शब्द कुछ इधर आ गया। तो पहले शब्द को हम बोलते हैं क्या चीज, आप लोग उस शब्द से परिचित भी हो, इंट्रोडक्टरी इट, क्लियर है। और दूसरा शब्द है इंट्रोडक्टरी देयर। देख लो भाई, इट के साथ और देयर के साथ, दोनों के साथ इंट्रोडक्टरी लगा हुआ है। दोनों के साथ ही क्या लगा हुआ है, इंट्रोडक्टरी लगा हुआ है। मतलब बात ये क्या कह रहा है कि इट और देयर ही ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस को कहीं कहीं शुरू करते हैं लेकिन अपना मीनिंग नहीं देते हैं। उस कंडीशन में हम इस इट और देयर को क्या कहेंगे, इंट्रोडक्टरी कहेंगे। बात यहां तक क्लियर है कि इट और देयर सेंटेंस के शुरू में आएंगे, लिखा गया ना शुरुआती और प्रारंभिक, तो इट और देयर सेंटेंस के शुरू में आएंगे, एज अ सब्जेक्ट आएंगे, है ना, लेकिन अपना मीनिंग नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में ही हम इन दोनों शब्दों को क्या कहेंगे, इंट्रोडक्टरी कहेंगे। एक बात और मैं लगे हाथ बताता हूं, क्या कि इट और देयर ये दोनों के दोनों कहीं कहीं सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करते हैं और ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रोनाउन है। ठीक है, और प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन के बदले में करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस कहूं कि यह कर रहा है, बोलोगे ना इट इज हार्ड, तो यहाँ पे इट का तो मीनिंग आ रहा है यह कड़ा है, तो इस कंडीशन में हम इट को इंट्रोडक्टरी नहीं कहेंगे। इंट्रोडक्टरी होने का सबसे बड़ा शर्त क्या है, वो क्या होना चाहिए भाई, मीनिंगलेस होना चाहिए, और कहां पे होना चाहिए, शुरू में भी उसका इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। अगर वो शुरू में इस्तेमाल है, मीनिंग नहीं दे रहा, उस कंडीशन में हम इसे इंट्रोडक्टरी कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो वो दो बातें मैं यहां पर भी लिख रहा हूं कि होता क्या है कि इट और देयर सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट बने और अपना मीनिंग ना दे, उस कंडीशन में हम इसे इंट्रोडक्टरी कहेंगे। और बाबू जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है कि अपना मीनिंग देगा ही देगा। इट और देयर जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो वहां पर क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। क्या होगा भाई, हाँ, अर्थ अपना देगा ही देगा, मीनिंगलेस नहीं होगा। इट और देयर जब भी सब्जेक्ट बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि मीनिंगफुल होंगे, और जब ये मीनिंगफुल होगा तब हम इस कंडीशन में हम इसे इंट्रोडक्टरी नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, उस कंडीशन में हम इसे इंट्रोडक्टरी नहीं कहेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी होने का शर्त ही क्या है, मीनिंगलेस होना। ठीक है, और इट और देयर जब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि मीनिंग देंगे। ये वाला कंडीशन तो भाई फेल हो गया ना, क्लियर है। तो इसलिए हम यहां पे इट और देयर को इंट्रोडक्टरी नहीं कहेंगे, क्लियर है। हाँ, कब कहेंगे, जब ये सेंटेंस को शुरू करें और अपना मीनिंग ना दें। जब शुरू करेंगे तो सब्जेक्ट होंगे, मीनिंग नहीं देंगे, क्लियर है। तो जब मीनिंग नहीं देंगे तब हम इसे इंट्रोडक्टरी कहेंगे, क्लियर है। तो वैसे सब्जेक्ट या वैसे शब्द का हम क्या नामकरण करेंगे, एक नया नाम होगा, एक नए नाम से हम उसे बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं भाई, इमेजिनरी सब्जेक्ट के नाम से उसे बुलाते हैं। मतलब वैसा सब्जेक्ट जो सेंटेंस में, हाँ, वैसा सब्जेक्ट जो सेंटेंस के शुरू में आए, है ना, लेकिन अपना मीनिंग नहीं दे, तो हम उसे क्या कहेंगे, इमेजिनरी सब्जेक्ट कहेंगे। तो इन दोनों ही बातों से हमें दो बातें समझ आई कि इंट्रोडक्टरी होने का दो शर्त है, एक तो वो सेंटेंस को शुरू करे लेकिन मीनिंग ना दे, दूसरा वो सेंटेंस में एज अ इमेजिनरी सब्जेक्ट का फंक्शन करता है। तो दो चीजें समझ आती है, पहला कि इंट्रोडक्टरी इज मीनिंगलेस, दूसरा पॉइंट
कि इंट्रोडक्टरी फंक्शन एज एन इमेजिनरी सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। मतलब इंट्रोडक्टरी जो है सेंटेंस में एक इमेजिनरी सब्जेक्ट का काम करते हैं एज अ फंक्शन। ये किस तरह का काम करेंगे भाई? इमेजिनरी सब्जेक्ट का। क्लियर है? ये बातें समझ आई? ठीक है ना कि इंट्रोडक्टरी, इंट्रोड्यूस सबसे बना हुआ है। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? शुरू करना, प्रारंभ करना, आरंभ करना। इस हिसाब से इंट्रोडक्टरी का मीनिंग हो गया शुरुआती और प्रारंभिक। क्लियर है? मतलब अगर उसकी मीनिंग को देखें तो इससे ये बातें समझ आए कि भाई इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में कहां पे आएगा? शुरू में आएगा, यानी कि सेंटेंस को शुरू करेगा। और हम ये बात जानते हैं कि सेंटेंस को शुरू करेगा या कोई शब्द शुरू करता है तो हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन वो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए जो सेंटेंस को शुरू करता है? वो मीनिंगलेस होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी होने का सबसे बड़ा शर्त है कि वो मीनिंगलेस होना चाहिए। और ऐसे हमारे अंग्रेजी साहित्य में दो ही ऐसा शब्द है जो सेंटेंस को शुरू करते हैं और शुरू करने के साथ साथ वो अपना मीनिंग नहीं देते हैं। क्लियर है? तो वो पहला शब्द है इट और दूसरा शब्द है देयर। जो सेंटेंस को शुरू करेंगे लेकिन अपना मीनिंग नहीं देंगे, उस कंडीशन में इन दोनों को इंट्रोडक्टरी कहेंगे। मतलब इट और देयर सेंटेंस में दो तरह के बिहेव करते हुए या दो तरह की फंक्शन करते हैं सेंटेंस में। एक तो सब्जेक्ट का करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट का करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जब भी इट का इस्तेमाल होगा तो वो अपना मीनिंग ही नहीं देगा, ऐसा भी बात नहीं है। क्लियर है? इट और देयर सेंटेंस में मीनिंग भी देने का काम करते हैं और सब्जेक्ट के फॉर्म में भी। ठीक है? तो जब ये सब्जेक्ट के फॉर्म में ये अपना मीनिंग दे रहे होंगे तब तो हम इसे इंट्रोडक्टरी नहीं कहेंगे भाई। बात एक ही है कि मीनिंगलेस होना चाहिए। क्लियर है? तो इट और देयर सेंटेंस को अगर शुरू करेंगे और अपना अर्थ दे रहे होंगे तो उस कंडीशन में हम इसे इंट्रोडक्टरी नहीं कहेंगे। जब ये शुरू किए होंगे और अपना अर्थ नहीं दे रहे होंगे उस कंडीशन में हम इसे इंट्रोडक्टरी कहेंगे। क्लियर है? तो जैसे मैं कहूं कि यह कड़ा है, मैं भी बोला था कि तो उसको कैसे बनाओगे? इट इज हार्ड। तो यहाँ पे इट तो अपना मीनिंग दे रहा है यह। क्लियर है ना? तो इट जब मीनिंग दे रहा है तो हम इसे इंट्रोडक्टरी नहीं कहेंगे। इंट्रोडक्टरी तब ही कहेंगे जब ये अपना मीनिंग नहीं दे रहे होंगे अर्थात मीनिंगलेस होंगे। क्लियर है? इतनी बातें आ गई, समझ में आ गई? तो ठीक है, आप क्लियर, इसको नोट करिए आप। बात करते हैं इंट्रोडक्टरी इट के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी के बारे में समझा, इंट्रोडक्टरी शब्द के बारे में समझा कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में है ना शुरू में आते हैं। ठीक है? और वो हमारे पास शब्द दो ही थे जो सेंटेंस को शुरू में आते थे, इट और देयर। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं इट के बारे में। तो हमें तो ये पता है कि भाई इट का जो मीनिंग होता है, हम कभी कभी यह के सेंस में भी इट का इस्तेमाल करते हैं और वह के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। का मीनिंग तो होता है यह और वह। लेकिन इंट्रोडक्टरी जब मैं शुरू किया तभी मैं बताया कि भाई इंट्रोडक्टरी इट, यानी कि इट को इंट्रोडक्टरी हम तब ही कहेंगे जब ये अपना मीनिंग ही ना दे रहे हो। मतलब कि इट जब अपना मीनिंग ना यह दे रहा होगा और ना वह दे रहा होगा, उस कंडीशन में ही हम इसे इंट्रोडक्टरी इट कहेंगे। मतलब इट ना अपना मीनिंग यह दे रहा होगा और ना ही वह दे रहा होगा, उस कंडीशन में ही हम इसे इंट्रोडक्टरी कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे मैं कहूं कि यह मीठा है, क्या लिखोगे? इट इज स्वीट। तो भाई इट का मीनिंग तो यहां पे निकल गया, तो हम इस इट को इंट्रोडक्टरी नहीं कहेंगे। बात क्लियर है? क्लियर है बात? हाँ, बात को आगे बढ़ाते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से ये पता चल गया कि इट सेंटेंस को क्या करेगा। मैं फिर से वही चीज लिख रहा हूं, सेंटेंस को ये शुरू करने का काम करेगा, शुरू के स्टार्टिंग में आएगा। लेकिन और स्टार्टिंग में आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट तो होगा लेकिन अपना कोई मीनिंग नहीं दे रहा होगा।
इंट्रोडक्टरी के मतलब शुरुआती, मतलब इट सेंटेंस को क्या करेगा, शुरू करने का काम करेगा, मतलब वो एक सब्जेक्ट के रूप में आएगा, सब्जेक्ट होगा लेकिन साथ ही साथ वो क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। तो जब मीनिंगलेस होगा तो ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ये भी नाम मैं बताया था, इमेजिनरी सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसे, इमेजिनरी सब्जेक्ट। वैसे सब्जेक्ट वैसी करता जो सेंटेंस को शुरू तो करते हैं लेकिन अपना मीनिंग नहीं देते हैं, हम उसे ही इंट्रोडक्टरी कहेंगे। ठीक है, एक बात और क्या कि इंट्रोडक्टरी इट को और भी कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे हम इंट्रोडक्टरी इट को हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी इट, एंटीसिपेटरी इट भी बोल देते हैं, या इसे हम प्रीपरेटरी इट भी बोलते हैं। एक सबसे खास नाम, हम इसे डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट। मैंने इट के हम इतने नामों से पुकार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उसे इंट्रोडक्टरी इट ही कहते हैं, उसे हम एंटीसिपेटरी इट भी कह सकते हैं, प्रीपरेटरी इट भी कह सकते हैं, और डमी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। डमी सब्जेक्ट कहने का मतलब हो गया, जैसे आप लोग मोबाइल के शॉप पे जाते हो, है ना, तो डमी सेट रखा रहता है। डमी सेट मतलब उसके जो बाहरी बनावट है उसको दिखाने के लिए कि जो ये सेट है भाई, उस सेट की बनावट कुछ ऐसी है ना, उस सेट का कोई मतलब नहीं बनता, उसे तुम ऑपरेट नहीं कर सकते हो, उस मोबाइल को तुम चला नहीं सकते हो, उसे हम डमी सेट बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा बट वो अपना मीनिंग नहीं देगा, कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए हम उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब इंट्रोडक्टरी इट की अपनी सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि हम इंट्रोडक्टरी इट का इस्तेमाल जहां मन किया वहीं कर दिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी का इस्तेमाल यत्र तत्र पर निर्भर नहीं करता है, हमारे मन पे नहीं करता है, इसकी एक लिमिटेशन बनाई गई, इसकी एक कंडीशन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी एक सीमा निर्धारित की गई है, इसकी एक लिमिट बनाई गई है ना, उसी लिमिट के अंडर इट ये सारा चीजें आती है। क्लियर है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो मैं इसे साफ कर दूं, हटा दूं, क्लियर है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ छूटना भी नहीं चाहिए, नहीं छूट तो रहा है। एक बात और कि इंट्रोडक्टरी इट क्या इमेजिनरी सब्जेक्ट तो है। एक खास बात मैं बता देता हूं, क्या कि जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, वैसे भी जब भी इट सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा और इमेजिनरी होगा, या वैसे भी इट अगर अपना मीनिंग भी दे रहा होता तब भी ये हमेशा सेंटेंस में किस तरह के सब्जेक्ट का काम करता है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। जब भी ये सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, चाहे वो बात इंट्रोडक्टरी इट ही हो रही हो और चाहे इट वैसे जो अपना मीनिंग दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इट होगा वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इमेजिनरी ही होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और खास बात यह है कि जब हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर होती है तो उस कंडीशन में हम वर्ब भी सिंगुलर ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब इट अपने साथ हमेशा किस वर्ब का इस्तेमाल करता है बाबू, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करता है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करता है। अब वो वर्ब कौन कौन से हैं, क्योंकि इसकी मैंने बताया ना कि इट की भी अपनी सीमाएं हैं, तो जब सीमा है तो जाहिर सी बात है कि इट भी अपने इट के साथ आने वाले वर्ब की भी सीमाएं हैं। तो इट अपने साथ केवल और केवल या तो वर्ब इज को लेकर के आएगा, नहीं तो वॉज को लेकर के आएगा, और नहीं तो साथ में क्या लेकर के आएगा भाई, विल बी। इसके अलावा, इन तीन के अलावा इंट्रोडक्टरी इट किसी भी चौथे वर्ब का इस्तेमाल नहीं करता है। क्लियर है,
तो इमेजिनरी सब्जेक्ट जो इट है वो हमेशा सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होती है तो भाई वर्ब भी हमें सिंगुलर ही इस्तेमाल करना होता है। और सिंगुलर वर्ब वो कौन कौन से हैं जो इट के साथ इस्तेमाल होने वाले हैं? तो बाबू या तो इज होगा, या तो वॉज होगा, नहीं तो विल भी होगा। ये तीन ही ऐसे वर्ब फॉर्म है ना, जिसका इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं? इट के साथ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई चौथे वर्ब का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि इट का वो कौन कौन सा ऐसा जगह है या कहां कहां हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर इट अपना मीनिंग नहीं देता है। क्लियर है? तो उन स्थानों को जान लेते हैं। ठीक है, कि वो स्थान कौन कौन से हैं जो सेंटेंस को शुरू तो करेंगे लेकिन अपना मीनिंग नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं उसको। पॉइंट है, क्या है पॉइंट? कि यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट। इंट्रोडक्टरी इट का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं? जहां पे ये इट इंट्रोडक्टरी का काम करते हैं। तो यूज नंबर फर्स्ट, बाबो, सबसे पहला तो हम इट का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? टाइम के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? टाइम के साथ करते हैं। तो इट का इस्तेमाल जब भी समय के साथ होगा वहां पर इट अपना मीनिंग नहीं देता है, और उस कंडीशन में हम उस इट को ही इंट्रोडक्टरी कहते हैं। और हमें जहां तक अनुभव है कि आपकी पढ़ाई इंट्रोडक्टरी इट की यहीं तक की रह गई होगी, इसके आगे आपको जानकारी नहीं होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो जिसके पास नहीं है वो यहाँ पे जरूर देखें, तो जरूर पता चलेगा कि और इट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। अगर हम बी की बात करें तो हम एक और जगह टू एम्फेसाइज नाउन और प्रोनाउन। जब भी संज्ञा और सर्वनाम पर, जब भी नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज किया जा रहा हो, जोर डाला जा रहा हो, उस कंडीशन में उस सेंटेंस का सब्जेक्ट इट होता है। क्लियर है? इट होता है लेकिन अपना मीनिंग नहीं देता है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए जो हम इट का इस्तेमाल करते हैं उस इट को भी हम इंट्रोडक्टरी ही बोलते हैं। यूज नंबर दूसरा। अब चलते हैं यूज नंबर तीसरा पे, विथ नॉन फाइनाइट वर्ब। जब भी हम नॉन फाइनाइट वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, ठीक है, या नॉन फाइनाइट वर्ब ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा होता है, उस कंडीशन में भी हम उस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट इट को बनाते हैं। ठीक है, और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट इट बनेगा तो उस कंडीशन में उसका मीनिंग कुछ नहीं होता है। हम चीजों को एकदम डीपली और एक अलग अलग टॉपिक पे करेंगे बात। ठीक है, डी नंबर की अगर हम बात करें, विथ नो यूज और नो गुड। जब भी सेंटेंस में अगर ये शब्द आ गए हों, नो यूज और नो गुड, तो नो यूज और नो गुड के साथ भी हम इंट्रोडक्टरी इट का ही इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, बार बार बोलते बोलते वो बबलिंग आ गया। तो नो यूज और नो गुड वाले सेंटेंस के साथ भी हम इट का ही इस्तेमाल करते हैं। उस कंडीशन में इट अपना मीनिंग नहीं दे रहा होता है और उसे ही हम इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। नो यूज और नो गुड कहने का मतलब यह है कि हम उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं जहां पे सेंटेंस के लास्ट में ऐसा रहता है कि से कोई फायदा नहीं है, से कोई लाभ नहीं है, बेकार है। जैसे बोलते हो ना कि वहां जाना बेकार है, या स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं है, ट्यूशन जाने से कोई लाभ नहीं है।
से कोई फायदा नहीं, इससे कोई लाभ नहीं, बेकार है, उस सेंस के लिए हम नो यूज और नो गुड का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे सेंटेंस की शुरुआत इट से ही करते हैं और उस कंडीशन में इट अपना मीनिंग नहीं दे रहा होता है, उससे ही हम इंट्रोडक्टरी कहते हैं। यूज नंबर 5वां, यूज नंबर 5वां क्या होता है? 5वां क्या होता है कि टू एक्सप्रेस नेचुरल इंसिडेंट्स, ठीक है, टू एक्सप्रेस नेचुरल इंसिडेंट्स, ठीक है, क्लियर है? मतलब कि प्राकृतिक घटनाओं के साथ भी हम इंट्रोडक्टरी इट का ही इस्तेमाल करते हैं और उस कंडीशन में इट अपना मीनिंग नहीं देता। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? कुछ और बातें कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ ना, सिर्फ हम टाइम के बारे में ही पढ़ेंगे क्या? पहला तो हम इसका यूज पढ़ेंगे टाइम ऑफ वॉच के साथ, दूसरा इसका यूज हम पढ़ेंगे जहां पर भी हमें दिन का नाम बताना हो, उस कंडीशन में इट का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे हमें महीने का नाम बताना हो, साल का नाम बताना हो, ठीक है, सीजन का नाम बताना हो। क्लियर है? और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? पोजीशन ऑफ वेदर, ठीक है ना, मौसम की स्थिति को बताना हो, ठीक है, तो उन सारे टॉपिक्स को हम टाइम के अंदर कवर करने वाले हैं। क्लियर है? क्लियर है बात? तो आप इस चीज को नोट करो, फिर मैं बारी बारी से हर एक टॉपिक पे बात करता हूँ।